हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बॉन्ड विद बासित। अच्छा, आप लोगों ने आई होप आप लोगों ने अब चैप्टर नंबर 2 के सारे लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड दी बॉन्डिंग टॉपिक्स, आयोनिक, कोवलेंट और मेटालिक, जैन कोवलेंट एज वेल। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी सम पास पेपर क्वेश्चंस, ताकि आपको आइडिया हो कि पास पेपर्स में से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। सो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम लोग पास पेपर टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और पूरा जो चैप्टर 2 से रिलेटेड है, जो जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे। ओवरऑल हर साइड से हर एक अलग अलग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उससे जो भी सक्सेस क्राइटेरिया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. In question number 1, it says that a concentrated aqueous solution of the copper 2 bromide is electrolyzed using graphite electrodes. Graphite has the good electrical conductivity. Explain why graphite has a good electrical conductivity. Use ideas about structure and bonding. आपको जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि यूज आइडियाज अबाउट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, उसका मतलब है कि एग्जामिनर आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि ये चीज़ें जो है वो एक तरह से हिंट आपको मिल रही है कि आपको स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करना है और बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम आते हैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के ऊपर। आपको पता है ग्रेफाइट इज ए जायंट कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। जायंट कोवलेंट कंपाउंड का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं अटेंड किया तो उसमें आप देखिएगा अटेंड करके, तो उसमें 3 आपके पास जायंट कोवलेंट कंपाउंड्स हमने डिस्कस किए थे, ग्रेफाइट, डायमंड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सो ग्रेफाइट इज अ सिंपल जायंट कोवलेंट कंपाउंड इन विच ग्रेफाइट शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स विद द 3 अदर कार्बन एटम्स। ग्रेफाइट इज अ जायंट कोवलेंट कंपाउंड, इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग का भी मेंशन करना है। जायंट कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि ग्रेफाइट शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन विद 3 अदर कार्बन एटम्स, विद 3 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि इसके पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेसिकली डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। इट हैज़ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, good electrical conductivity due to delocalized electron, due to presence of delocalized electrons, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसी क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन आपको डायमंड के लिए कहा जा सकता है कि डायमंड क्यों नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, तो उसमें आप ये मेंशन करेंगे दैट डायमंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड कार्बन शेयर्स ऑल इट्स 4 इलेक्ट्रॉन विद द 4 अदर कार्बन एटम्स। तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता। नाउ इट सेज दैट ग्रेफाइट, एक्सप्लेन व्हाई ग्रेफाइट इज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। यूज स्ट्रक्चर अबाउट, यूज आइडियाज अबाउट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। जायंट कोवलेंट कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो उन सबकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, चाहे वो डायमंड हो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो या ग्रेफाइट हो। उसमें सिंपल तो पहले स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम यही मेंशन करेंगे, इट इज़ अ जायंट कोवलेंट कंपाउंड या इट इज़ अ जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्रेफाइट इट हैज़ जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। और उसमें ऐसा क्या खास बात होता है, उसके जो आपके पास बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको आपको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो इट हैज़ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे तो जाहिर सी बात है मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम। जब स्ट्रॉन्ग है तो उससे ये चीज़ क्लियर हो रही है कि वहाँ पर आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है to break them, or that's why it is having high melting point. Now in the next question it says that if you are having the chromium atom, और क्रोमियम एटम का आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए बोल रहे हैं। प्रोटॉन इज सिंपली रिलेटेड विद द प्रोटॉन नंबर, सो 24 इज द प्रोटॉन नंबर, 24। एंड व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन्स, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूक्लियर नंबर से प्रोटॉन नंबर को, 53 माइनस 24, सो इट विल बी इक्वलेंट टू 29। सो ये आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए क्रोमियम के। Then there is the sodium ions are in the sea water. Complete figure 2.1 to show the electronic configuration of a sodium ion. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सोडियम आयन कह रहा है। सबसे पहले आप जाके देखेंगे कि सोडियम एटम कहाँ पर है पीरियोडिक टेबल में। इट इज़ इन द ग्रुप 1। और हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो एलिमेंट है
वो उतने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस लूज करते हैं या मेटल्स उतने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं जितने उनके वैलेंस शेल में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रुप 1 में है तो इसका एटॉमिक नंबर अभी 11 है, सो इट हैज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2, 8 और 1। ये एटम की बात करें, सोडियम एटम की। आपसे पूछ रहा है सोडियम आयन की बताएं कितनी होगी, तो सोडियम इज इन द ग्रुप 1, सो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट कैरीज अ चार्ज ऑफ +1। अब यहाँ पर इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक लूज करेगा तो बाकी इसके पास बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, और वो आप पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, दूसरे में 8 फिल करेंगे, ये आपके 10 हो जाएंगे। सही है, तो ये आप यहाँ पर इनको मेंशन करेंगे। फर्स्ट शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे और सेकंड में 8, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 और यहाँ पर 8 आ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज आती है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो यहाँ पर आप प्लस साइन भी मेंशन कर देंगे। ये इसका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस पे स्ट्रक्चर हो गया। देन इट हैज़ दी फिगर नंबर 6.1 शोज दी स्ट्रक्चर्स ऑफ द जिंक सल्फाइड एंड डाइसल्फर डाइक्लोराइड। जिंक सल्फाइड इज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू द डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, जिंक सल्फाइड का भी एग्जैक्टली सेम उसी तरह से ही आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। देन देयर इज द डाइसल्फर एंड डाइक्लोराइड एज वेल। अब पहला सवाल आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन वाई जिंक सल्फाइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर जिंक सल्फाइड को आप थोड़ी देर के लिए डायमंड से रिप्लेस करें तो वहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होता है, डायमंड के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यहाँ पर भी आपके पास यही कॉन्सेप्ट होगा कि इट हैज़ नो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ नो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जामिनर ने आपको हिंट दे दी है कि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है डायमंड से। इसका मतलब है डायमंड के स्ट्रक्चर में भी कोई भी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो जिंक सल्फाइड में भी कोई भी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई यू विल राइट दैट इट इज नो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। प्रेडिक्ट वन अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द जिंक सल्फाइड। जायंट कोवलेंट कंपाउंड टाइप है, तो यहाँ पर आप अदर में मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का पहले मेंशन कर चुका है वो, उसके अलावा आपको बतानी है। सो यू कैन राइट फॉर द मेल्टिंग पॉइंट, जायंट कोवलेंट कंपाउंड्स आर हैविंग द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सो इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। देन अब आपसे बी पार्ट में पूछ रहा है एक्सप्लेन वाई डाइसल्फर डाइक्लोराइड हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, यूज द इंफॉर्मेशन इन फिगर। डाइसल्फर डाइक्लोराइड ये दूसरा स्ट्रक्चर आपको जो गिवन है दिस वन, इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों है। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में आपके पास बॉन्डिंग आपको मिलेगी, ये सिंपल कोवलेंट कंपाउंड है, दोनों कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। जिंक सल्फाइड इज दी जायंट वन, ये जायंट में से एग्जाम्पल है, और दूसरा आपको ये दे रहा है सिंपल कोवलेंट में से एग्जाम्पल एग्जामिनर। तो सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स में ऐसी क्या खास बात होती है कि उनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, दे हैव दी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सो इट इज वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। वीक होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वीक होती हैं तो उनको ब्रेक करने के लिए वेरी लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, so it requires less energy to break them, it requires less energy to break them। यहाँ पर आपको कोवलेंट बॉन्ड नहीं लिखना, वीक कोवलेंट बॉन्ड्स, यहाँ पर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का लिखना है। कोवलेंट बॉन्ड इज स्टिल द स्ट्रॉन्गर वन, बट यहाँ पर फोर्सेस वीक होती हैं, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस वीक होती हैं, उनकी वजह से आपके पास इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। कोवलेंट बॉन्ड वीक नहीं होता, दैट शुड बी रिमेंबर। ठीक है, वो उसका नहीं लिखना, वीक कोवलेंट बॉन्ड आप यहाँ पर नहीं मेंशन कर सकते। कोवलेंट बॉन्ड इनका स्ट्रॉन्ग होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपको मेंशन करना है। ठीक है, सो नाउ देयर इज अ part C, complete figure 6.2 to show the dot and cross diagram for the electronic configuration of disulfur dichloride। ये आपको जो है डायग्राम दिया गया है, अगर आप इसमें देखें सल्फर आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इनमें बन रहा है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं सल्फर के लिए दैट फॉर सल्फर वी आर यूजिंग डॉट। ये सल्फर के लिए, तो सल्फर आपस में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन एक सल्फर का हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे सल्फर का हो गया। ठीक है, देन देयर इज द नेक्स्ट पार्ट के सल्फर और क्लोरीन आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और यहाँ पर भी सल्फर और क्लोरीन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो यहाँ पर हम इनका मेंशन करते हैं क्रॉस फॉर द क्लोरीन, दिस इज क्रॉस फॉर द क्लोरीन। तो एक आपके पास इलेक्ट्रॉन होगा सल्फर का, एक इलेक्ट्रॉन होगा क्लोरीन का, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आपका सल्फर का होगा
यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स है, ये एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये दूसरा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये तीसरा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर भी 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, 1 2 3, और वहाँ पर भी आपको इसी तरह से ही इसी स्ट्रक्चर को देख के बनाना है। दूसरी चीज़ ये है, आप यहाँ पर सबसे पहले इनको पीरियोडिक टेबल में भी देखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं। क्लोरीन इज इन द ग्रुप 7 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो इट हैज़ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्रॉम दोज 7 इट ओनली शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स द 6 वुड रिमेन अनशेयर्ड। तो यहाँ पर आप उन 6 को भी मेंशन करेंगे, 1 2, ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 7वां इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ये आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं, जो शेयर हो रहे हैं वो आप इस रीजन में लिखेंगे, ओवरलैपिंग रीजन में। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड हैं वो आप बाहर रिंग में लिखेंगे। सेम इज अप्लाइज टू दिस क्लोरीन, यहाँ पर भी आप इस तरह से इसको मेंशन करेंगे, 1 2 3 4 5 6। सल्फर की अगर हम बात करें, सल्फर इज इन द ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और ग्रुप 6 है पीरियोडिक टेबल में, तो इसका मतलब है इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 में से सल्फर अपने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो सल्फर के साथ शेयर कर रहा है। इसका मतलब है 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर यहाँ पर शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये सल्फर का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे सल्फर के साथ कर रहा है। इसका मतलब है 4 आर लेफ्ट that are unshared electron, so we will draw the unshared electron of the sulfur in this way, 1 2 3 and 4. Same is the case of this sulfur, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देखें इस सल्फर के साथ शेयर कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6 थे, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 4 आर लेफ्ट अनशेयर्ड, तो यहाँ पर आप 4 इलेक्ट्रॉन्स को अनशेयर्ड को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका ओवरऑल डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बन गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इसमें क्लियर नहीं हो रही है तो इसको आप मज़ीद प्रैक्टिस करें। हमेशा जो भी आपकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है उससे पहले आप इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगे, लाइन डायग्राम बनाएंगे, ताकि आपको क्लियर हो कि कहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, वो आपको फिर क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो नाउ दिस इज़ द केस फॉर द सल्फर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3. Now in question number 3 it says that figure number 6.1 shows the structure of the boron nitride and hydrazine. बोरॉन नाइट्राइड है और हाइड्रोजीन है। बोरॉन नाइट्राइड हैज़ a structure similar to diamond. Explain why boron nitride has a high melting point. इसमें सिंपल आप यही मेंशन करेंगे, बोरॉन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर मेंशन करेंगे। बोरॉन नाइट्राइड इज अ जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, और उसमें आपके पास स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इट इज़ ए जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, इनको हम शॉर्ट में करके लिखेंगे। ये वही क्वेश्चन हैं, जस्ट उनका फॉर्मेट चेंज है। जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स, जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है तो उसमें जो है क्या होता है, कोवलेंट, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, हैज़ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे तो वहाँ पर उनको ब्रेक करने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम, मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम। ठीक है, देन इन द पार्ट बी एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन इज़ अ पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे, इट्स अ सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर। अगेन वी आर हैविंग द 2 कंपाउंड्स, इट्स अ सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर एंड द बोरॉन नाइट्राइड इज़ अ जायंट वन। सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स आप रिकॉल करें कोवलेंट बॉन्डिंग के लेक्चर में से कि क्यों नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, बिकॉज देयर आर नो एनी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स इन दैट स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर आप लिख देंगे इट हैज़ नो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपको डॉट एंड क्रॉस डायग्राम दी जा रही है। इस डॉट एंड क्रॉस डायग्राम को आप उसी पैटर्न के साथ देखेंगे। यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक बॉन्ड है नाइट्रोजन के बीच में, दिस इज़ द फर्स्ट बॉन्ड। नाइट्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करें, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। सो लेट्स हैव डॉट फॉर द नाइट्रोजन एंड क्रॉस फॉर द हाइड्रोजन। नाइट्रोजन आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें, सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस नाइट्रोजन एंड दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू दी अनदर नाइट्रोजन। ये हो गया आपका बॉन्ड। उसके बाद आपके पास क्या है कि नाइट्रोजन के बाकी के हाइड्रोजन के साथ
हर हाइड्रोजन के साथ आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इस तरह से 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। सो यू विल पुट dot for nitrogen and cross for hydrogen, this is one single covalent bond, then dot for nitrogen, cross for hydrogen, same applies to these two hydrogen atoms as well। ठीक है, यहाँ पर हो गया काम ये। अच्छा, उसके बाद देन आप देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि जो आपके पास हाइड्रोजन है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एंड हाइड्रोजन इज यूटिलाइजिंग दैट इलेक्ट्रॉन इन शेयरिंग विद द नाइट्रोजन, सो हाइड्रोजन हैज नो एनी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट व्हिच इज अनशेयर्ड। चारों हाइड्रोजन के साथ सेम ही होगा, सो यू डू नॉट नीड टू ड्रॉ एनी इलेक्ट्रॉन्स इन दी लेफ्ट ओवर एरिया। Now let's discuss for the nitrogen. Nitrogen is in the group 5 of the periodic table. It has 5 valence electrons, and from those 5 valence electrons 3 are shared. Like आप देखें, एक नाइट्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन शेयर कर रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन शेयर कर रहा है। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट है, तो यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन ये बना सकते हैं which are unshared basically। इसी तरह से सेकंड नाइट्रोजन के लिए भी सेम केस है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर रहा है, दूसरा हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, तीसरा यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट अनशेयर्ड, वो आप यहाँ पर बनाएंगे। ये आपकी हो गई एक परफेक्ट और कंप्लीट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, जिसमें ओवरलैपिंग रीजन में आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। नाउ it says that this question is about the sulfur and its compound. Explain why sulfur is in the group 6 of the periodic table. एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करें अगर आप लोग, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो एलिमेंट्स आपके पास किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में होते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो सल्फर इज प्लेस्ड इन द ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिकॉज सल्फर हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट इज इन द ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देन देयर इज द पार्ट 2, इसमें आपको यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रोटॉन्स को प्रोटॉन नंबर के साथ देखेंगे। फॉर एग्जांपल देयर इज द सल्फर हैविंग 16 एज अ प्रोटॉन नंबर, 33 एज अ न्यूक्लियॉन नंबर। सो 16 आपके पास यहाँ पर प्रोटॉन्स हो जाएंगे। न्यूट्रल है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं न्यूट्रल एटम में, सो 16 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से देन देयर इज दी सेकंड वन, उसमें भी सल्फर 16 है, तो 16 आपके पास प्रोटॉन्स होंगे। न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। अगर कोई चार्ज होती तो प्लस और माइनस के हिसाब से, प्लस का मतलब होता है लूज करेगा इतने इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब होता है उतने गेन करेगा, फिर वो वहाँ पर उतने आप प्रोटॉन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर न्यूट्रॉन्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू, you will subtract the mass number atomic number from the mass, like 33 minus 16 करेंगे, और वहाँ पर सेकंड में आप क्या करेंगे 36 minus 16 करेंगे। तो सबसे पहले 33 minus 16 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17 न्यूट्रॉन्स। इसके पास 17 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे 20 न्यूट्रॉन्स फॉर दिस सल्फर। तो ये दोनों आइसोटोप्स हैं जिनके आपको एटॉमिक नंबर सेम मिला हुआ है दोनों का, और मास नंबर डिफरेंट है सल्फर एटम का। नाउ इट्स टर्न्स फॉर दी रिलेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिलेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे नेगेटिव, और प्रोटॉन के ऊपर जो रिलेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, दिस इज द रिलेटिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1/1840। फॉर द न्यूट्रॉन द रिलेटिव मास इज 1, एंड फॉर द प्रोटॉन द रिलेटिव मास इज 1। मेक श्योर कि ये 1 जो है इनका एक्चुअल मास नहीं है। Writing 1 for proton and neutron shows that protons and neutrons are having equal mass, whatever their mass is, and electron is 1840 times lighter than the mass of the proton and neutron। तो ये एक relative है, comparison है, इनके actual masses नहीं है, इसीलिए इसको कह रहे हैं relative mass, मतलब इनका average mass क्या है। तो proton neutron के लिए 1 लिखेंगे, इसका मतलब है दोनों का mass equal है। 1 is not their actual reading of their masses, it's just relative। Now it's turn for the isotopes। Atoms of the same element are known as isotopes। अब ये दोनों पोटेशियम के जो है आइसोटोप्स गिवन है आपको। यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पर 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन नंबर भी 19 है, तो प्रोटॉन्स भी आपके पास 19 होंगे। और यहाँ पर आपके पास जो न्यूट्रॉन्स हैं उसके लिए आप क्या करेंगे 39 minus 19 करेंगे, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितने इसके जो हैं वो न्यूट्रॉन्स हैं। सो 39 minus 19 न्यूट्रॉन्स इसके पास आपके पास 20 आ गए।
नाउ दिस इज दी पोटेशियम आयन। इसमें आप देखेंगे एक पॉजिटिव चार्ज लगी हुई है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया हुआ है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 19 वुड बिकम 18। ठीक है, प्रोटॉन सेम ही रहेंगे 19 और न्यूट्रॉन्स भी सेम ही रहेंगे, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे 41 माइनस 19 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको आइसोटोप मिला हुआ है, आइसोटोप में आपको मास भी डिफरेंट है, तो 41 माइनस 19 करके देखेंगे ये आपको 22 आंसर आ जाएगा। ये इसका हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर 18 इसलिए लिखा है बिकॉज इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज विच शोज द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, देन इट moves towards the calculate the relative atomic mass of the sample of the potassium to 1 decimal place। ये आपको परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप है। परसेंटेज अबंडेंस हमने डिस्कस की हुई थी एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स किस तरह से हम लोग निकालते हैं। इसको निकालने का सिंपल तरीकाकार ये होता है कि जितने भी आपको आइसोटोप मिले हुए हैं, फॉर एग्जांपल उसका AR निकालना है, रिलेटिव एटॉमिक मास, उसका निकालने का सिंपल मेथड ये है, जो भी आपका आइसोटोप है वो उठाएं। फॉर एग्जांपल द मास ऑफ द आइसोटोप इज 39, सो 39 मल्टीप्लाई बाय इसकी अबंडेंस कितनी है 90, ठीक है, प्लस दूसरा आइसोटोप कौन सा है, इट इज़ अ मास ऑफ 41, उसका मास लिखेंगे 41 मल्टीप्लाई बाय उसकी अबंडेंस कितनी है 10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द अबंडेंसेस लिखेंगे। 90 प्लस 10 100 होगा, 90 प्लस 10 100, तो आप इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे। 39 को 90 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा 3510 आ जाएगा, प्लस 41 इंटू 10, तो ये आपके पास जो है वो 410 आ जाएगा आंसर, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे आप इनको। तो यहाँ पर आप इसको परसेंटेज अबंडेंस में सिंपल कॉन्सेप्ट यही होता है कि जितना आपको फॉर एग्जांपल मास गिवन है उसको परसेंटेज अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसको डिवाइड करना है सम ऑफ द अबंडेंसेस के साथ, तो ये ओवरऑल आप कैलकुलेट करेंगे, ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा 39.2, ये इसकी परसेंटेज अबंडेंस हो गई। अच्छा, state what conclusion can be made from this information that an isotope of aluminum has a nucleon number of 27, aluminum has a relative atomic mass of 27। aluminum का एक ही आइसोटोप है, उसका न्यूक्लियर नंबर 27 है और एल्यूमिनियम का रिलेटिव मास भी 27 है। इसका मतलब है एल्यूमिनियम इज मेड अप ऑफ ओनली वन आइसोटोप। अगर दो आइसोटोप्स होते और ये 27 एक का मास होता और एल्यूमिनियम का मास कुछ अलग होता, सो दैट वाज द वैल्यू फॉर द एवरेज वैल्यू। ठीक है, 2 2 3 4 जितने भी मल्टीपल आइसोटोप्स होते हैं एटम में, अगर आप उस एटम का मास देखेंगे और आइसोटोप का मास देखेंगे तो वो डिफरेंट होता है। द रीज़न फॉर द डिफरेंस इज सिंपली कि आप उन सारे आइसोटोप्स का एवरेज निकालते हैं, जो एवरेज आंसर आता है वो एवरेज आंसर आपका आइसोटोप का मास एलिमेंट का मास कहलाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जितना आइसोटोप का मास है उतना ही एलिमेंट का मास भी है। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम कंटेन्स ओनली वन आइसोटोप, इसीलिए दोनों का सेम है। ठीक है, सो एल्यूमिनियम कंटेन्स ओनली वन आइसोटोप, यहाँ पर ये आप मेंशन करेंगे ओनली वन आइसोटोप। फिर उसके बाद आप पार्ट सी में देखेंगे, पार्ट सी में आपको कह रहा है कैल्शियम एटम हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2882, give the formula of one atom of the negative ion that has the same electronic configuration of calcium ion। ठीक है, अब इसमें सिंपल आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन से एटम हैं जिसमें आपको सेम जो है वो फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, वो आपको बताना होगा कि कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से सेम आपको नज़र आ रही है। तो फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन वी कैन क्लियरली सी देयर इज़ अ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन आपको रिलेट करनी होगी। कैल्शियम एटम हैज़ अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2882। गिव द फॉर्मूला ऑफ वन एटम एंड वन नेगेटिव आयन। एक एटम की बात करेंगे पहले, फिर नेगेटिव आयन की बात करेंगे जिनकी सेम कॉन्फ़िगरेशन है एज कैल्शियम 2। तो कैल्शियम एटम की है, कैल्शियम आयन की कैसे होगी 2 8 एंड 8। ठीक है, अच्छा पहले तो एटम की निकालना बिल्कुल आसान है। 8 और 8 कितने होते हैं 16, 16 प्लस 2 18। तो आप सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में जाके देखेंगे कि 18 जो है वो मास कौन से एटम का है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि आपको बोल रहा है कि एटम का मास कौन सा है जो कि इससे रिलेट करता है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, सो देयर इज़ द आर्गॉन जिसका जो एटॉमिक मास है वो
इसके साथ ही रिलेट करता है। इसका एटॉमिक मास 18 है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 288 आएगी और वो कैल्शियम आयन से रिलेट कर जाएगी। दूसरा आपको कह रहा है नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन कौन सा होगा, मतलब जो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करे और उसका मास हो जाए 18, तो वो कौन सा मास हो सकता है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ दी क्लोराइड आयन एज वेल। क्लोराइड आयन एक नेगेटिव आयन है और वो उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर वो एक गेन करेगा तो उसका जो है वो आपके पास मास जो है वो 18 हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन का मास है 17, एटॉमिक नंबर सॉरी इसका 17 है। कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो क्या आ जाएगी 2, 8, 8 एंड 7। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एक गेन करेगा ये। अच्छा नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, सॉरी ये जो है वो डिफरेंट है। इसमें फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन नहीं फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन के ऊपर होगा। इसमें एक शेल क्योंकि ज़्यादा हो रहा है तो हम यहाँ पर फ्लोरीन की बात करेंगे। फ्लोरीन एटम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका एटॉमिक नंबर 9 है। सो इन द फर्स्ट शेल देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन द सेकेंड वन देयर वुड बी 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नहीं हम सही कर रहे थे, ये आंसर यहाँ पर मिसिंग आ रहा है। चलें क्लोरीन का यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। क्लोरीन हैज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ 17। क्लोरीन हैज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ 17, सो इट हैज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2, 8 एंड 7। ठीक है, जब ये क्लोराइड आयन बन जाएगा आपके पास तो क्लोराइड आयन में एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 17 है तो ये 18 हो जाएंगे, 2, 8 और 8 बन जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन है और एटम जो है वो ऑर्गन होगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद लेक्चर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट इज़ दी स्टोकियोमेट्री। सो थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।